ऊपर ऊपर से पढ़ा हुआ है। तो इसमें जो हाईलाइट करने वाले पॉइंट्स है वो ये है, आईएफआरएस जो होते हैं वो थोड़े सिंपलियर होते हैं एंड लेस स्ट्रिंजेंट, यानी ये प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं आईएफआरएस, लेकिन जो गैप होते हैं वो क्या होते हैं, रूल बेस्ड होते हैं। क्या होते हैं, रूल बेस्ड होते हैं। यानी कोई भी चीज को लेके आईएफआरएस उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द गैप, गैप इज वेरी स्ट्रिक्ट। तो ये इसके सबसे बड़े डिफरेंसेस है। उसके बाद बोल रहा है कि दोनों अपने आप में एक फ्रेमवर्क है जो जिसके ऊपर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। बोल रहा है अ कंप्लीट द फाइनेंशियल इंक्लूड द बैलेंस शीट, an income statement and the statement of the comprehensive and statement of the cash flow and notes of the financial. Both IFRS may have the similar concept regarding the materiality and consistency, and both require the financials to be prepared on the accrual basis. तो ये इसकी similarities थी. This is not the differences. These are the similarities. इसको हम similarities बोलेंगे because दोनों के अंदर क्या क्या बनता है उसकी वो similarities है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि entity may report from the IFRS requirement if the management conclude the compliance with the requirement that will be significantly misleading. No, it's depart from an I. अच्छा, कुछ टर्मिनोलॉजी को लेके डिफरेंसेस है, आईएफआरएस और गैप में कुछ टर्मिनोलॉजी को लेके डिफरेंसेस है। ठीक है, वो क्या डिफरेंसेस है देखें। आईएफआरएस में इन्वेंटरी, यूएस गैप में इन्वेंटरी बोला जाता है, जबकि आप आईएफआरएस में इन्वेंटरी यूएस गैप एंड स्टॉक इन आईएफआरएस, तो आईएफआरएस में उसको स्टॉक बोलते हैं। यहाँ पे कॉमन स्टॉक बोला जाता है किसमें, यूएस गैप में, लेकिन यहाँ शेयर कैपिटल बोला जाता है। तो इफ यू हैव आप जब इंडिया में पढ़े होगे तो इंडिया में आप शेयर कैपिटल वर्ड यूज करते थे। ठीक है, यहाँ पे जैसे बोला जाता है एडिशनल पेड इन कैपिटल किसमें, यूएस गैप में, जबकि इंडिया में आप उसको शेयर प्रीमियम बोलते हैं, यू कॉल इट शेयर प्रीमियम। तो दीज आर द नोमेनक्लेचर डिफरेंसेस, जिसको हम यहाँ पे जिसको हम एआर बोलते हैं गैप में, उसको हम आईएफआरएस में जाके डेटर्स बोलते हैं। तो दीज आर द टर्मिनोलॉजी डिफरेंसेस। अब बात आता है जो आप टेक्निकल डिफरेंसेस की बात आती है, if the entity state the financial statement and or retrospectively applies the new accounting, the third balance sheet of the beginning of earliest comparative period is presented, it's required under the IFRS. Entity restate the financial statement or a new accounting policy, or third balance applies a third balance sheet as of the beginning earliest comparative period is required under any statement of financial position generally lists the liability before asset before the current liability. The statement generally lists the current asset in the reverse side of liquidity. Non liability, तो इस पे कोई प्रेजेंटेशन का डिफरेंसेस है। IFRS requires 2 years of comparative। हाँ, ये डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट था। IFRS पे आपको बोलता है कि 2 साल के आपके, IFRS में हम लोग कितना साल की रिपोर्टिंग करते हैं, 2 साल की कंपैरेटिव रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन जब अगर हम इसमें करते हैं, गैप में करते हैं, तो गैप में एक्चुअली इट्स रिक्वायर 3 years। ये डिफरेंसेस है। उसके बाद बोल रहा है कि इनकम एट्रीब्यूट्स टू द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज शोन ऑन द फेस ऑफ इनकम स्टेटमेंट। Expenses classified by the nature and the function. If the functional method is used, the additional information on the nature certain expenses must be disclosed in the financial statement. और सबसे बड़ी बात होता है, ये जो हम IFRS वाला बनाते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है कि हमको आइडिया मेंटेन करना पड़ता है।
आइडिया का मतलब होता है इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। पापा 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 आप भी पढ़ने में बोले फ्रॉम, और मेरी बुक में भी लिखी हुई है फ्रॉम फ्रॉम ठीक है, फ्रॉम। ठीक है, ठीक है। इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। दूसरा होता है इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। तीसरा होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। चौथा होता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। सो दिस इज द प्रेजेंटेशन which we have to follow। ये IFRS में जब इनकम स्टेटमेंट बनता है तो ये रूल फॉलो होता है। IDR, I स्टैंड फॉर इनकम फ्रॉम कंटिन्यू, D स्टैंड फॉर इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, E मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, A फॉर चेंज ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो इस तरह से हमारे प्रेजेंटेशंस बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने वो समरी बनाई हुई थी जिसपे हमारा था कि इन्वेंट्री के केस में दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या है। तो बोलता है कि LIFO इज नॉट एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग मेथड फॉर इन्वेंट्री। एडिशनली द सम कॉस्ट फार्मूला मस्ट बी अप्लाइड फॉर द ऑल इन्वेंट्री। तो ये बोलता है कि हम जब ये बोलते हैं कि LIFO मेथड्स अप्लाई नहीं होता है किसमें पर, बोल रहा है कि अंडर द इंक्लूड्स द फॉलोइंग, यानी गैप में अगर हम LIFO लेते भी हैं लेकिन IFRS में बोलता है कि हम LIFO यूज नहीं करते। IFRS में LIFO जो होता है वो यूज नहीं होता, नॉट यूज्ड। गैप में यूज होता है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंसेस है। ये IFRS बोलता है कि हम LIFO यूज नहीं करते जबकि गैप में यूज होता है। यहाँ पे बोल रहा है कि इन्वेंट्री जो वैल्यू क्या आता है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। यहाँ पे लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट। गैप में क्या होता है, NRV। IFRS कंसीडर द NRV जबकि गैप में कंसीडर करता है मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जाता है कि ऑल इन्वेंट्री इज कैरिड एट द लोअर ऑफ द कॉस्ट और NRV अंडर IFRS। ये IFRS पे, लेकिन वहां पे जो करते हैं वो कम करते हैं किस पे, मार्केट वैल्यू पे, which is the estimated sales less the cost completions carrying value cannot be reduced below the lower of the cost और NRV। तो ये IFRS पे। लेकिन जब गैप में आते हैं तो गैप बोलता है कि एक काम करो, यू कैन टेक कॉस्ट और मार्केट। अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन NRV एंड मार्केट, यानी यहाँ पे कॉस्ट और NRV आता है जबकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन NRV एंड द मार्केट प्राइस। NRV में क्या होता है, मार्केट प्राइस लेस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस, जो आपको बेचने से एसोसिएटेड जो कॉस्ट है विच यू रिड्यूस इट, वो आपका NRV होता है। यानी NRV इज इक्वल टू आपका जो सेल्स है लेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो इसमें उसको हटाने से जो आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ NRV। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि आप इम्पेयरमेंट को रिवर्स कर सकते हो, लेकिन ये गैप में आप रिवर्स नहीं कर सकते, यानी गैप में यू कैन नॉट रिवर्स द इम्पेयरमेंट। उसके बाद बोल रहा है इफ परमानेंट मार्क्स डाउन्स आर कंसीडर when computing the average gross profit used by apply the retail inventory methods। तो ये इन्होंने दो मेथड्स, दो चीजों के ऊपर इन्होंने बात किया है। ये दो, अगर आप बेसिकली ये दो काफी अच्छे पॉइंट्स है, तो इसने काफी अच्छी समरी बनाई है, जिसने ही बनाई है काफी अच्छी समरी बनाई है। ठीक है, उसके बाद
ये डिफरेंसेस को अगर हम समराइज करें तो आई कैन मेक एन स्मॉल एक्सेल. Less stringent ये प्रिंसिपल बेस्ड होता है, ये रूल बेस्ड होता है. रूल बेस्ड होता है. ठीक है, प्रिंसिपल बेस्ड और रूल बेस्ड. अब बात आती है इन्वेंटरी पे. हम डिफरेंसेस चेक किया तो डिफरेंसेस यहाँ पे लीफो अलाउड है, यहाँ पे लीफो नॉट अलाउड. लीफो नॉट अलाउड. उसके बाद यहाँ पे हम जो वैल्यूएशन करते हैं वो किस पे करते हैं? कॉस्ट एंड, यहाँ पे जो वैल्यूएशन होता है वो किस पे होता है? कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? इम्पेयरमेंट को आप राइट बैक कर सकते, बट यहाँ पे इम्पेयरमेंट को नो राइट बैक ऑफ इम्पेयरमेंट, आप राइट बैक नहीं कर सकते इम्पेयरमेंट को. ठीक है. अब बात आता है कि लॉन्ग टर्म एसेट के केस में आपका क्या बनेगा. ठीक है, जिसको यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट के नाम से इसको कर दिया हुआ है. ठीक है. अब बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल में बोलता है कि अंडर इन आईएफआरएस में ये सारे काम हो सकते हैं. रिवैल्यूएशन इज परमिटेड, रिवैल्यूएशन इज परमिटेड नॉट एज एन ऑल्टरनेटिव्स टू द कॉस्ट मेथड, मस्ट बी डन ऑन द क्लास बाय क्लास बेसिस. यानी कि यहाँ पे क्या होता है, आईएफआरएस में आप फेयर वैल्यू पे, यानी व्हेन इट कम्स टू द एसेट पार्ट, जब इसको लॉन्ग टर्म एसेट पे आप लेते हो, लॉन्ग टर्म एसेट पे आप लेते हो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे रीवैल्यूएशन इज एक्सेप्टेबल, इज पॉसिबल. क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे फेयर वैल्यू अकाउंटिंग कर सकते हो, बट रिवैल्यूएशन जो होगा वो ऑलवेज क्लास टू क्लास होगा. यहाँ पे रिवैल्यूएशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब आपने इसमें पढ़ा है, इम्पेयरमेंट में पढ़ा है, तो ये सारी चीजें उसमें थी. आइए, बोल रहा है इंक्रीज इन एसेट्स कैरिंग अमाउंट एज अ रिकॉग्नाइज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड एक्युमुलेटेड इन द अकाउंट इक्विटी इन द रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट. The increase is only recognizing the profit to the extent that it reverse the revaluation and decrease the same asset. When the asset is de-recognized, the revaluation surplus and the transfer to the retained earning. इसका मतलब ये है कि जब आप फेयर वैल्यू अकाउंटिंग करेंगे तो जो भी आपकी इनकम आप रिकॉग्नाइज किए रहेंगे वो आप ओसीआई के थ्रू रिकॉग्नाइज करेंगे. ठीक है. साथ में ये बोल रहा है यानी डिक्रीजिंग इन एसेट कैरी आर रिकॉग्नाइज फुल्ली इन इनकम स्टेटमेंट. यानी इसका मतलब अगर इनकम इंक्रीज होगा, इट विल ऑलवेज गो थ्रू द ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव
इनकम। बट अगर डिक्रीज का केस होगा तो ये डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, और आई बिलीव यहाँ भी पीएनएल में ही जाता है, क्योंकि यहाँ भी इम्पेयरमेंट जब होता है तो पीएनएल में ही जाता है। इन द रिवैल्यूएशन सरप्लस, उसके बाद फुल्ली इन पीएल अकाउंट्स एंड रिकॉग्नाइज इन ओसीआई ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द क्रेडिट बैलेंस। बोला when the asset is tested for the impairment, there is a reason to suspect the loss value. The test is to be determined if the carrying value is recoverable, the recoverable amount is greater to the value, present value or the net realizable value. अब यहाँ पे जब impairment होता है, when it comes to the impairment, तो impairment यहाँ पे 2 steps होते हैं, 2 steps होते हैं, यहाँ पे only 1 steps होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 स्टेप्स इम्पेयरमेंट कैसे होता है, आई विल जस्ट शो यू। पहला स्टेप होता है, उसको हम बोलते हैं रिकवरेबिलिटी टेस्ट। इसमें हमको निकालना पड़ता है फिर होता है हमारा फेयर वैल्यू टेस्ट। यहां पे सिर्फ फेयर वैल्यू टेस्ट होता है, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस हियर। इट्स ओनली फॉलो 1 टेस्ट, बट हियर देयर इज अ 2 टेस्ट। One is called the recoverability test, second is called the fair value test. That is the part of impairment. अब बात आएगी हमारी इंटैंजिबल एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग देखने वाले हैं। हाँ, अब बात आता है कि इंटैंजिबल्स मेजर्स अंडर द कॉस्ट मेथड और रिवैल्यूएशन मेथड। अंडर द रिवैल्यूएशन द एसेट इज कैरीड एट फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन लेस द सब्सिक्वेंट अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशंस। इसका मतलब यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे जो इसका इंटैंजिबल एसेट्स को जब रिकॉर्ड करते हैं तो आई कैन रिकॉर्ड इट एट फेयर वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू, but here only cost value. उसके बाद डेवलपमेंट कॉस्ट यहाँ कैपिटलाइज हो जाता है, बट ये आपके एक एग्जाम का क्वेश्चन है कि रिसर्च को आप कैसे ट्रीट करोगे। तो एग्जाम में ये मैंने देखा है, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या होता है, आईएफआरएस में डेवलपमेंट कॉस्ट जो होता है दैट आप क्या करते हो, कैपिटलाइज करते हो, और यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंस करते हैं। कॉस्ट इज जनरली एक्सपेंस। एग्जाम्पल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि हमने एक बकायदा एमसीक्यू में देखा है, उस पे ये डिफरेंसेस थे कि रिसर्च कॉस्ट को आप कैसे ट्रीट करते हो। सी इम्पेयरमेंट में क्या बोलता है, इज अ 1 स्टेप प्रोसेस। यहाँ पे करते हैं ओनली फॉर द इम्पेयरमेंट
द एसेट्स एट द कैश CUG लेवल, ये इसको छोड़ दें क्योंकि इम्पेयरमेंट में हो गया। अदर अब आता है फाइनेंशियल एसेट्स। IFRS require the financial to be classified one of the four categories। तो IFRS में क्या बोलता है, 4 कैटेगरीज में आपको डिवाइड कर सकते हो। हेल्ड, ठीक, 4 कैटेगरी, एसेट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, designated at or designated at fair value, held to maturity investment, asset for the sale as financial assets, and loan and receivable। एक मिनट इसको थोड़ा सा, asset held for trading, fair value। अब देखिए यहाँ पे इसने बोला है कि यहाँ पे IFRS में आप फेयर वैल्यू अकाउंटिंग कर सकते हो। दूसरा, इंटरनल में यहाँ पे कैपिटलाइज करेंगे, यहाँ पे आपको एक्सपेंस करना है। उसके बाद बोल रहा है रिवैल्यूएशंस में यहाँ पे परमिटेड है, यहाँ पे आप रिवैल्यूएशन कर सकते हो, यहाँ पे प्रोहिबिट है, नहीं कर सकते हो। रिसर्च कॉस्ट को यहाँ पे कैपिटलाइज करेंगे, यहाँ पे कैपिटलाइज नहीं करेंगे। डेवलपमेंट कॉस्ट को यहाँ पे कैपिटलाइज करेंगे, यहाँ पे कैपिटलाइज करेंगे, कैपिटलाइज इफ द एसेट हैज अ अल्टरनेटिव यूज, ओनली इन दैट केस वी विल कैपिटलाइज इट। अब उसके बाद आता है हमारा लॉन्ग टर्म एसेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, रिवैल्यूएशंस। लॉन्ग टर्म एसेट में हमने देख लिया था कि यहाँ पे रिवैल्यूएशंस है, यहाँ पे रिवैल्यूएशन नहीं है। इम्पेयरमेंट में हमने बोला था यहाँ पे कैरिंग वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इस इम्पेयरमेंट, यहाँ पे कैरिंग वैल्यू अगर ज्यादा है या बराबर है रिकवरेबिलिटी में, तभी जाके यहाँ पे इम्पेयरमेंट्स होगा। यहाँ पे इम्पेयरमेंट्स, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ पे 2 स्टेप्स ऑफ टेस्ट होता है। कैरिंग वैल्यू प्लस इज नॉट इक्वल टू द अनडिस्काउंटेड फ्यूचर कैश फ्लो। ये एक छोटा सा डिफरेंसेस है दोनों के बीच में। नहीं, मेरा ये कैरिंग वैल्यू आप तो कह रहे हैं कि 2 टेस्ट होते हैं, इम्पेयरमेंट का वो जो क्या कैसे होता है, दो चलिए, एक कैरिंग वैल्यू आपका, अगर कैरिंग वैल्यू ग्रेटर देन कैश फ्लो है, हाँ हाँ, तो तब उसको इम्पेयर करेंगे IFRS के अंदर। देखिए और इम्पेयरमेंट को लेके क्या बोलता है, इम्पेयरमेंट को लेके दोनों मेथड्स में एक छोटा सा डिफरेंसेस है, ठीक है। और वो डिफरेंसेस पे मैं एक छोटा सा सवाल करवा दे रहा हूँ और दोनों के इम्पेयरमेंट को आपको क्लियर कराता हूँ। 1 मिनट दे मेरे को। क्या बोलूंगा, आप मुझे बुला एक छोटा सा डिफरेंस है, ये IFRS में है, ठीक है। देखिए सबसे पहले बोला जाता है यहाँ पे 2 स्टेप में, सबसे पहला जो टेस्ट होता है इसका नाम होता है रिकवरेबिलिटी। रिकवरेबिलिटी का मतलब होता है इस टेस्ट में, रिकवरेबिलिटी टेस्ट में व्हाट वी एक्चुअली चेक,
वी चेक कि अगर कैरिंग वैल्यू जो है, ठीक है, एक मिनट, कैरिंग वैल्यू इज ग्रेटर देन present value of sum of PV of undiscounted अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो ये क्वेश्चन में कैसे दिया रहेगा, मान लो कि कोई एक एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, तो बुक्स में जो बैलेंस शीट में मान लो दिया हुआ है कि उसकी वैल्यू है 400 और ये सम ऑफ ये होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो, ये एक वर्किंग से आएगा, ठीक है। पीवी ऑफ, ये डिस्काउंटेड होगा यार, अच्छा ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है पीवी ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो, क्वेश्चन में दे दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो 500 दिया हुआ है और दूसरे ऑप्शन में मान लो कि ये 380 दिया हुआ है, 380 दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 की बात कर रहा हूं, टॉकिंग इन ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 1 में बोल रहा है कि अगर सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो ज्यादा है तो हम इसको बोलेंगे नो इम्पेयरमेंट फॉर केस 1, नो इम्पेयरमेंट फॉर केस 1। लेकिन सेकंड में हम बोलेंगे वी विल डू द फेयर वैल्यू टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट, टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट। तो अब हम इसमें चेक करेंगे कि इसकी मार्केट में फेयर वैल्यू क्या है। अब क्वेश्चन में दे दिया रहेगा कि फेयर वैल्यू है इसकी 350, ठीक है, 350। तो यहाँ पे 350 अगर आ गया, इसका मतलब है कि हमारा जो इम्पेयरमेंट होगा, इम्पेयरमेंट होगा वो कितना होगा, 400 माइनस 350, 400 माइनस 350। तो जबकि यहाँ पे सिर्फ फेयर वैल्यू टेस्ट होता है, तो जो गैप होगा, गैप विल ओनली चेक दिस टू, बट व्हेन इट कम्स टू द आईएफआरएस, तो आईएफआरएस बोलता है कि फेयर वैल्यू टेस्ट होगा। क्या होगा, फेयर वैल्यू टेस्ट। तो दोनों में एक डिफरेंसेस है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब आप व्हेन यू आर फॉलोइंग द गैप मेथड, आपको जब इम्पेयरमेंट करेंगे तो यू हैव टू फॉलो द 2 मेथड्स। लेकिन जब आप अगर आईएफआरएस फॉलो करेंगे तो यू विल जस्ट फॉलो 1 मेथड एंड दैट इज कॉल्ड द फेयर वैल्यू मेथड। उसको क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू मेथड। दोनों में इम्पेयरमेंट सेम आएगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ एक छोटा सा सवाल डिफरेंस आ गया। केस नंबर 1 में गैप के हिसाब से कोई इम्पेयरमेंट नहीं हुआ। केस नंबर 1 में गैप के हिसाब से एज पर यूएस गैप देयर इज अ नो इम्पेयरमेंट, बट इफ यू आर फॉलोइंग द आईएफआरएस देयर इज एन इम्पेयरमेंट ऑफ 50, ठीक है। तो दिस डिफरेंस आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? देखिए आप नहीं समझे, मैं बोल रहा, आपके पास एक प्लांट मशीनरी है जिसकी बुक वैल्यू है 400, ठीक है। अभी आपने 2 लेवल पे इसको इम्पेयर करना है, 2 अकाउंटिंग मेथड्स में आपको इम्पेयर करना है। फर्स्ट अकाउंटिंग मेथड जो आप यूज कर रहे हो, जो फर्स्ट फॉलो कर रहे हो, वो आप गैप फॉलो कर रहे हो, अंडर गैप।
तो अंडर गैप में आपको क्या करेंगे, यू विल फर्स्ट डू द रिकवरेबिलिटी टेस्ट। रिकवरेबिलिटी टेस्ट आपको बोलता है कि वट एवर द एसेट यू आर कीपिंग, आर यू एबल टू सेल इट और नॉट, आर यू एबल टू सेल इट और नॉट। तो अगर आर यू एबल टू सेल इट का मतलब, तो हमने उसको चेक किया, तो हमको जो फ्यूचर में उससे क्या मिलने वाला है, हमको इनकम फ्यूचर में क्या बेनिफिट्स मिलेगा, आई हैव डिस्काउंटेड, तो मैंने उसको डिस्काउंट करके एक वैल्यू निकाल दिया। देन आई फाउंड कि इस एसेट से जो बेनिफिट अराइज होगा ओवर द पीरियड, उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 500 रुपीज। तो इसका मतलब है कि ये एसेट इज गुड एनफ, वी विल नॉट नीड टू go for the impairment even though this asset is selling for 350 into the market, even the fair value of the market of this asset is 350। रिकवरेबिलिटी टेस्ट ये होता है। अभी अगर उस एसेट की रिकवरेबिलिटी टेस्ट में 380 आ गई, तो इसका मतलब है नाउ यू हैव टू गो फॉर द फेयर वैल्यू टेस्ट। अब आप चेक करोगे कि फेयर वैल्यू के हिसाब से अब मेरे को कितना इम्पेयर करना पड़ेगा। नाउ यू हैव टू डू द इम्पेयरमेंट फ्रॉम 400 टू 350 एंड दैट विल बी द 50। ठीक है, तो ये हो गया है। आप वही इम्पेयरमेंट होता है, आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा उसमें। ये सवाल में दिया रहेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में ये प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का आपको कोई ये नहीं है। मतलब आपके तो सिलेबस सवाल ये पूछेगा कि क्या फेयर वैल्यू करेंगे या सीधे इम्पेयरमेंट? नहीं, आपको दोनों स्टेप्स करना पड़ेगा। अगर आपसे पूछ लिया कि अंडर आईएफआर, अंडर गैप में नाउ यू हैव टू डू गेट मी द वैल्यू फॉर इम्पेयरमेंट, क्या बोल रहा है, गेट मी द वैल्यू फॉर इम्पेयरमेंट। तो अगर ये इंफॉर्मेशन है, ये 3 इंफॉर्मेशन है, दिस इज द ओनली 3 इंफॉर्मेशन इज गिवन। अभी आप बताओ कि आपके अपने मतलब अपने दिमाग से आपको क्या लग रहा है कि एसेट को इम्पेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इवन यू इफ यू डोंट नो द अकाउंटिंग, आप अपने दिमाग से क्या लग रहा है, आपको क्या करना चाहिए, यू शुड इम्पेयर इट और नो। नहीं, फेयर वैल्यू तो 350 है और बुक वैल्यू तो 400। तो इसका मतलब ये हमारा एक्सेस वैल्यू बुक्स में रिपोर्ट हो रहा है। नाउ यू शुड डू द इम्पेयरमेंट, इज इट? इम्पेयरमेंट तो है। हाँ, तो इम्पेयरमेंट कब करते हैं, जब एसेट की बुक वैल्यू ज्यादा है हमारे फेयर वैल्यू से, यानी उस एसेट की जो फेयर वैल्यू 350 है, जबकि बुक्स में हम उसको 400 पे दिखा रहे हैं। इसका मतलब वो मेरे ज्यादा में दिखा रहे हैं, यानी हमारा बैलेंस शीट इन्फ्लेटेड है। ये केस क्लियर है? हमारा बैलेंस शीट इन्फ्लेटेड है, ये क्लियर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा? हेलो जी, वही 50 रुपया से इन्फ्लेटेड है। अब बात आएगा कि आप क्या फॉलो कर रहे हो, आप गैप फॉलो कर रहे हो या आईएफआरएस फॉलो कर रहे हो? क्या फॉलो तो गैप फॉलो कर रहे हैं जी, गैप। अगर आप गैप फॉलो कर रहे हो तो गैप बोलता है कि बिफोर जंपिंग टू द इम्पेयरमेंट आपको एक करना पड़ेगा। उस टेस्ट का नाम होता है रिकवरेबिलिटी टेस्ट। उस टेस्ट का क्या नाम होता है? रिकवरेबिलिटी टेस्ट। अभी कैरिंग वैल्यू भी पूछेगा इसमें? नहीं, तो यही जो बुक की जो वैल्यू होती है इसी को कैरिंग वैल्यू बोलते हैं भाई। अच्छा। जो बैलेंस शीट की वैल्यू होती है इसी को हम कैरिंग वैल्यू बोलते हैं। अब समझ आई? तो अब आप रिकवरेबिलिटी टेस्ट पास करना होगा। तो रिकवरेबिलिटी टेस्ट के लिए आपको नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में कंपैरिजन करना पड़े। आपका कंपैरिजन किसमें होना चाहिए जी? आपका कंपैरिजन किसमें होएगा जी? कैरिंग वैल्यू माइनस अनडिस्काउंटेड। किसमें? ये पहला कंपैरिजन होगा कैरिंग वैल्यू पे एंड इस पे सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो पे। अगर कैरिंग वैल्यू है कितना आपका 400,
सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो कितना आपका 500। इसका मतलब यू विल से दैट देयर विल बी नो इम्पेयरमेंट। अब क्या आंसर लिखिएगा? देयर विल बी नो इम्पेयरमेंट। अभी रीजन समझ आया या नहीं समझ आया? क्योंकि ये आपने जो निकाला है ना, आपको ये लग रहा है कि हर ईयर्स का जो बेनिफिट्स मिलने वाला है ना, आप बेनिफिट्स को ऐड कर रहे हो। 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स सबको आप ऐड करके चेक कर रहे हैं, तो बेनिफिट्स की वैल्यू 500 आ रही है। तो आपको लगता है नहीं, मेरा एसेट करेक्ट है, आई शुड नॉट गो फॉर द इम्पेयरमेंट। ठीक है, लेकिन अगर सवाल में ये जो है इंस्टेड ऑफ 500 अगर ये चीज 380 हो गया, इसका मतलब ये है कि अभी जो है यानी 400 ज्यादा है 380 से। इसका मतलब ये है कि ये रिकवरेबिलिटी टेस्ट में ये आ गया कि भाई ये एसेट शुड बी इम्पेयर्ड। क्या आया? दिस एसेट शुड बी इम्पेयर्ड। यानी सेकेंड सिचुएशन में, दिस इज वाज योर सेकेंड सिचुएशन, इस सिचुएशन में नाउ आपका आंसर आया कि दिस एसेट शुड बी इम्पेयर। अब बात आता है कि हाउ मच इम्पेयर। तब आप बोलोगे कि कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू का जो डिफरेंस है दैट शुड बी इम्पेयर। तो आप बोलोगे 400 एंड 350 दोनों के बीच में 50 का डिफरेंस है, दोनों के बीच में 50 का डिफरेंस है, एंड दैट हैज टू बी द इम्पेयरमेंट। जी तो मतलब हम लोग ये इम्पेयरमेंट एनुअली होता है या कैसे? तो एनुअली होता है, ईयर एंड पे फाइनेंशियल्स के टाइम पे होता है। ठीक है, एक मिनट। तो अगर यही सवाल अगर मेरा गैप में आईएफआरएस में होता, अंडर आईएफआरएस आपको सिर्फ एक काम करना होता है, फेयर वैल्यू टेस्ट। क्या करना पड़ता है? हो गया। ठीक है जी। अब एक छोटा सा इम्पेयरमेंट में एक छोटा सा बात है। तो यानी अब जब इम्पेयरमेंट की बात आएगी तो अब आपको आराम से ये चीजें करनी पड़ेंगी कि ये आपको पहला केस था ये, इसका मतलब यू हैव टू डू दिस इम्पेयरमेंट हियर। बट सेकेंड केसेस में क्या था कि आपका ये 380 हो गया था, इसका मतलब नाउ आपकी जो फर्स्ट रिकवरेबिलिटी टेस्ट थी इन विच they say that okay now you have to go for the impairment because आपकी जो है sum of PV of years digit benefits जो भी मिलने वाले हैं वो कम है। now you have to go for the impairment, the impairment will be 50 rupees। ठीक है, this was the summary of this। ठीक है, रिकवरेबिलिटी टेस्ट। उसके बाद बोल रहा है कि हायर ऑफ, यानी ये जो है क्या बोल रहा है, हायर ऑफ एसेट फेयर वैल्यू लेस दी, यानी पे यहाँ पे रिकवरेबल कॉस्ट हायर ऑफ द एसेट्स लेस द कॉस्ट ऑफ सेल। अच्छा, रिकवरेबल सेल का मतलब जो फेयर वैल्यू है उसको लिया है इसने। ठीक है, इसको फेयर वैल्यू से मतलब मुराद लिया है। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें नहीं होती। दूसरा बात बोल रहा है कि यहाँ पे जो बोल रहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आप कैसे रिपोर्ट करोगे, तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रोहिबिटेड है, यू कैन नॉट शो द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, बट यहाँ पे परमिटेड है, यानी गैप में बोल रहा है कि इट्स अ परमिटेड। उसके बाद सब्सिडियरी में बोल रहा है मस्ट बी इन कंसोलिडेशन, यानी कि अगर आईएफआरएस अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो जो भी आपकी सब्सिडरीज है यू हैव टू इंक्लूड इन योर कंसोलिडेशन। बट यहाँ के केस में क्या लगता है, ये बोलते हैं कि नहीं, ये डिपेंड करता है आपकी वोटिंग राइट पे। इफ यू हैव मोर वोटिंग राइट देन यू कैन गो फॉर द कंसोलिडेशन और यू कैन नॉट।
तो ये जी ये वही डिफरेंस 50%। हाँ 50% वोटिंग राइट हो सकता है, 51% हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। ठीक है, अब एक बार फिर से अगर देखते हैं तो ये जी फिनेंशियल पोजीशंस पे लाइबिलिटी प्रोविजंस एंड ये इस पे नहीं है। लीज को लेके दोनों की अपनी अकाउंटिंग, दोनों के अपने वो हैं लीज के रूल्स है। यहाँ पे IFRS 16 यूज होता है, बाकी दूसरे जगह क्या यूज होता है, SU समथिंग है, ये 482 समथिंग कुछ यूज होता है, पता नहीं। ठीक है, ये यूज होता है। उसके बाद यहाँ पे IFRS स्टैंडर्ड कंसीडर ऑल लीज टू बी द फाइनेंस लीज। गैप में क्या होता है, दोनों होता है, लीज रिकॉर्डेड एट राइट टू यूज एंड द लीज लाइबिलिटी, दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है। ये तो लीज के प्रेजेंटेशन है। मटेरियलिटी ये टैक्सेस में लेके डेफर्ड टैक्स आर रिकॉग्नाइज। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा है, ये बोलते हैं टैक्स डेफर्ड टैक्स जो होते हैं रिकॉग्नाइज एज द टेम्पोररी डिफरेंस अराइजेज व्हेन द entities taxable profits loss are measured on a currency difference than the functional currency। ये बोल रहा है गैप प्रोहिबिट्स करता है डेफर्ड टैक्स रिकॉग्निशंस को। तो डेफर्ड टैक्स में यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंसेस ले लेते हैं अपने। यहाँ पे बोलते हैं कि ये डेफर्ड टैक्स को, ये डेफर्ड टैक्स को क्या करता है जी, प्रोहिबिट करता है, बट ये क्या करता है, अलाउ करता है। ये पॉइंट मिस हो गया है। ये वाला इज नॉट रिकॉग्नाइज इन द इनिशियल, हो गया ये, मतलब बस उसको। अच्छा, डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्या होता है जी? डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड करेंगे और उसको जल्दी पे करेंगे। अब एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल ले रहा, आपको वो एसेट्स एंड लायबिलिटी विल बी गोइंग टू बी द क्लियर। देखिए, अब मैं जो टैक्स रेट, मेरा जो डेप्रिसिएशन रेट है 25% है, ठीक है, और जो टैक्स एक मिनट बिफोर यू स्टार्ट, मैं अगर सच बताऊं तो मैं अब तक ये नहीं समझा कि मतलब इम्पेयरमेंट का प्रोसेस तो जानता हूँ, पर इम्पेयरमेंट क्या है, मतलब अपने लैंग्वेज थोड़ा तो समझेगी नहीं, मतलब कब करते हो, क्या आपके होता पास, है। आपके पास मोबाइल है? अच्छा मोबाइल है, जी हाँ आपने 10,000 में लिया होगा एग्जाम्पल। आपने ईयर 1 में, बिजनेस मोबाइल बात कर रहा हूँ, ईयर 1 में आपने अगर 20% का डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा तो कितना चार्ज किया होगा बताइए तो? दो 2,000। 2000 हाँ 2,000। ठीक है, ये 8,000 हो गया आपका। ठीक है, अब मान लो कि सेकेंड ईयर में आपको डेप्रिशिएट करना है, आपको सेकेंड ईयर में डेप्रिशिएट करेंगे तो कितना होएगा? 106 1600। 1,600 आएगा। हाँ सर 1600 आ जाएगा, और उसको आपकी माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू कितने दी? जी 6,000 के आसपास आएगा। हाँ 6,000 सही। ठीक है, ये आपकी आ गई। अब आपको मार्केट में इसको वैल्यूएशन करवाना पड़ा, मार्केट में आप इसको वैल्यूएशन कराने गए, जी इवैल्यूएशन कराया तो आपने इसका कितना वैल्यूएशन होगा? मोबाइल आपको पता है टेक्नोलॉजी चेंज हो जाता है, तुरंत अपडेटेड हो जाता है, होता है ना?
हाँ हेलो, तो अभी मार्केट में जाइएगा तो ये कितना में बिकेगा? मान लो कि 5,000 में बिक जाएगा या 4,000 में बिकेगा। कितने बिक रहा है? 4,000 में। इसका मतलब ये है कि हमको जितना डेप्रिसिएशन अलाउ करना चाहिए था, हम उतना नहीं कर पाए हैं। To get the 4,000 as a fair value, I should have given more depreciation, but वो हम नहीं कर पाए हैं। तब अभी मेरे को अपने बुक्स पे करेक्ट वैल्यू लाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? कितना से हमको वैल्यू घटाना चाहिए? वही एक इम्पेयर का मतलब होता है वैल्यू घटाना। कितना से वैल्यू घटाना जी चाहिए? If I want to bring it to the correct balance sheet match, तो आपको 1,400 रुपया से माइनस 2,400 से मेरे को इसका वैल्यू घटाना चाहिए। अगर अभी नहीं घटाएंगे, ये क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि आई हैव टू मैच, आई हैव टू शो द द ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है ना? तो जी इसीलिए हम डिस्क्लोजर इसको नहीं, दिस इज नॉट डिस्क्लोजर, दिस इज प्योर फाइनेंशियल्स। This is like a part of your P&L. You have to check the productivity of the asset. अब चलो, ये एक एग्जांपल था मोबाइल का। चलो, अभी आप के पास आपने वीसीआर देखा होगा बचपना में। वीसीआर वीसीआर का उस वक्त आपने प्लांट बनाया था तो 1,500 करोड़ का बनाया था 2004 में। किसी ने आपको मशवरा दिया था कि ये बहुत अच्छा बिजनेस है और आपने इसमें पैसे लगा दिए 1,500 करोड़ का, 1,500 लाख का, 1,500 का लगा दिया। आज बताइए, ये वीसीआर मान लो आपने अगर 5% से डेप्रिशिएट किया होगा तो 2005 से 10 के बीच में आपने कितना डेप्रिशिएट किया होगा? प्लेन है, बोलिए ना जी, कितना डेप्रिशिएट किया होगा? हेलो, 75 जी मुराद भाई किया होगा ना। एक साल में 1,500 का एसेट था, हर साल 5% से डेप्रिशिएट किया आपने, तो आपका डेप्रिशिएशन कितना आया होगा टोटल पर साल? 75। एवरी ईयर 75 लाया ना आपने। अब आप इसको 15 साल तक डेप्रिशिएट करते रहे, यानी आप इसको 15 साल, यानी आज 2020 तक आपने डेप्रिशिएट किया, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 15, यानी आज तक डेप्रिशिएट कीजिए तो आपका कितना आया? 1,125। तो आपके बुक्स में ये वैल्यू कितना दिखाएगा? 375। दिस इज द डेप्रिशिएशन फॉर 15 ईयर। जी 375 लॉस, हाँ लॉस टू इम्पेयरमेंट है ना। क्यों अभी लॉस हो रहा है? अभी तो हम एसेट बेचेंगे, हटाएंगे, क्या करेंगे वो तो बाद का डिस्कशन है। आई एम टॉकिंग अबाउट द बुक वैल्यू, आई एम टॉकिंग जी अबाउट जी द बुक वैल्यू। अभी ये जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने बनाया था, अभी ना वीसीआर बनता है क्योंकि टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गया, ना वो इन्वायरमेंट है, ना वो प्रोडक्ट बिक पाएगा, ना वो प्लांट किसी काम का है। देयर आर मेनी रीजंस, नाउ आई हैव टू शट डाउन। तो अभी जब हम इसको मार्केट में जब वैल्यू करवाया तो वो 375 वैल्यू नहीं करके दिया, सिर्फ 50 का वैल्यू करके दिया बेस्ड ऑन दी एल्युमिनियम एंड आयरन स्टील, या थोड़ा बहुत फैन वैन उसको काम में लग जाएगा। तो उसने मेरे को फेयर वैल्यू करके दिया। कितने का करके दिया? अच्छा, इसका मतलब मेरा इंपेयरमेंट कितने का हुआ? 325। ये 325 हमको अपने बुक्स में क्या तो पहले से डेप्रिशिएशन कम करते लाना चाहिए था, सो दैट माई 50 शुड मैच विद द करंट मार्केट प्राइस। बट वी नो दैट कि वो टेक्नोलॉजी ही खत्म हो गया, इट्स आउटडेटेड। तो नाउ वी हैव टू प्रोवाइड द इम्पेयरमेंट सो दैट, यस,
इम्पेयरमेंट का एंट्री आपको नहीं पता, इम्पेयरमेंट डेबिट टू एसेट एंड देन पीएल टू इम्पेयरमेंट। यस, तो आपका एसेट भी वैल्यू घट गया। नाउ वेयर एसेट कम्स टू द करेक्ट वैल्यू। अभी चलो, अभी आप देखेंगे पुराना वाला ये मशीन था, बट एज अ मशीन इसकी वैल्यू 375 है। एज अ मशीन दिस वैल्यू इज 375, but since this is very old and it has many aluminum, copper, gold and so many things, अभी जब इस और फिर मैं देखता हूं कि दिस मशीन से I can do now some other works also. I have alternative use. Now I believe कि इतना सारा इसमें है। When you go for the market, market says that based on the machine कि चलो 75 में मैं मशीन आपका बाई कर लूंगा, this market is saying. But since you have a alternative use, you have done the PV of future cash flow because you will have the alternative use. Now you realize if you are calculating, it is going to give you 700. Now my question, will you go for the impairment or no? Why? So will you increase the value? The second question. वैल्यू सेम रहेगा यहाँ से, इंक्रीज। So I should record 700 in the books or I should keep 375? Why? No. My question is, if this C75 you will disclose as an asset into the business or you will disclose the 700? Now you will do the revaluation or what? Revaluation. Yes, we have to do test. You have to test for recoverability. No, recoverability is done. Now you realize you got that 700. Now you can fetch out of the next 10 years. नेक्स्ट 10 इयर्स में आप जब उससे कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव यूज करेगा, आपको जो कैश फ्लो आएगा उसका टोटल है 700। अभी मेरा क्वेश्चन है कि आप ये 375 बुक्स में रखेंगे और यू विल इंक्रीज दिस एसेट टू 700, यानी कि आप एसेट में ऐसी एंट्री कोई मारेंगे क्या? एसेट राइट अप करेंगे या ये करेंगे? अच्छा, हाँ, एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन ऐसा कोई एंट्री करेंगे क्या? राइट अप तो कर सकते हैं क्योंकि उसका वैल्यू फ्यूचर यूज आ रहा है, बट now tell me, no, write up, can you do it or no? First question. आप कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू वही गैप और आईएफआरएस में फर्क है ना राइट अप का। हाँ, क्या फर्क है? अभी हम डिस्कस करके गया था। वही, एक मिनट देखिए, आईएफआरएस बोलता है कि अगर आप फेयर वैल्यू अकाउंटिंग कर सकता है, ये परमिटेड है। इसका मतलब क्या है? यू कैन इंक्रीज द वैल्यू। अगर फेयर वैल्यू अकाउंटिंग परमिटेड है तो यू कैन इंक्रीज द वैल्यू, जिसको हमने यहाँ पे जब समरी, व्हेन आई वाज मेकिंग द समरी, आई सेड दैट कि यहाँ पे आप दोनों काम कर सकता है। नहीं, गैप प्रोहिबिट करता है भाई फर्स्ट पॉइंट। गैप किधर प्रोहिबिट करता है? गैप प्रोहिबिट करता है, गैप में तो मैंने मना किया ना, दिस इज योर गैप, आई शुड नॉट टू डू दैट व्हाट आई हैव रिटन हियर व्हेन आई वाज राइटिंग। तो मैंने आपको यहाँ पे यही तो लिख के दिया। मैंने क्या लिखा? मैंने ये लिखा ना कि गैप में नो राइट बैक, यानी आप आगे नहीं ला सकते। बोला रिवैल्यूएशन, ये भी नॉट पॉसिबल। यहाँ रिवैल्यूएशन यस पॉसिबल इफ देयर इज अ
reasonability. If you are sure that okay this is not going to be down, तो आप केस टू केस बेसिस को स्टडी करके यू कैन रिवैल्यूएट. इसका मतलब ये है कि IFRS का if you are doing your recording under IFRS, then you can pass this entry under IFRS only. But for the purpose of GAAP, in GAAP, no upward, no asset appreciation. Appreciation is to be recognized. अभी समझ आया? यस, बोलिए. हाँ 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 हाँ. तो गैप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बनता है. गैप ऑलवेज फॉलो द हिस्टोरिकल कॉस्ट. You cannot, because you have to record as the historical. You cannot change. But if you are following the IFRS, like in UAE, we are in the real estate. So what we do, we always follow the fair value, because we know that if we are the market, we are directly impacted from the market appreciation or depreciation. हाँ. हाँ. That you have, no, first of all, try to differentiate between the investment and PPE. Now we are talking about the PPE, not the investment. Investment, you have the option, because investment, you know that there is a separate things is there. If it is available for sales, if it is a treasury security, if it is a H2M, you cannot mix it ना, because अभी जो हम लोग बातें कर रहे हैं वो PPE point of view से बातें कर रहे हैं. But your question is very much right, 99.99%. ठीक है, 1% में काट लिया. ठीक है, अभी ये वाला मामला ये मैं इसलिए करवाया, और इम्पेयरमेंट आई हैव जस्ट कवर्ड इट. बट इम्पेयरमेंट में 1-2 मिनट का मेरे को रीडिंग देना होगा, देन इट विल बी कवर फॉर यू द इम्पेयरमेंट ऑल्सो. बट ये डिफरेंस अगर आप इधर से भी पढ़ लेगा, इट इज गोइंग टू बी द हेल्पफुल. और आई विल बी शेयरिंग दिस, तो यहाँ से भी, क्योंकि ये हम लोग अभी पढ़ के बनाया है, सो वी नो दैट व्हाट एग्जैक्टली इट इज. तो ये इसको एक बार थोड़ा सा देख लेंगे तो इट इज गोइंग टू बी द हेल्पफुल. एक छोटा सा इम्पेयरमेंट को हम कवर करते हैं. See, impairment of the long-term assets impairment of long-lived asset and intangible asset. ठीक है, बोलता है it is important to note that the value of the asset if correct
if actually increased over its carrying value, it will not write up any increase in the fair value. This is true for an asset including the inventory. This is true for the asset including inventory. Intangible, but for the marketable security, it is written up, written down with the increase or decrease in the fair value. तो मार्केट के केस अगर ये सिक्योरिटी की बात हो रही है तो इट में इंक्रीज, इट में डिक्रीज, ठीक है, तो वो दोनों हो सकता है। अब बात बोलता है कि अब एकदम सीधे बोलता है कि यूएस गैप डज नॉट अलाउ द राइट अप इन द फेयर वैल्यू एक्सेप्ट फॉर द मार्केटेबल सिक्योरिटी बट आईएफआरएस अलाउज। इसका मतलब है कि आप क्या कर सकते हो, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग कर सकते हो इफ यू आर फॉलोइंग द आईएफआरएस। इफ द कैरिंग वैल्यू यानी बुक वैल्यू ऑफ द एसेट इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड डिस्काउंटेड कैश फ्लो, दिस इज एक्चुअली डिस्काउंटेड कैश फ्लो फ्रॉम द एसेट, the asset should be written down. अगर book value ज्यादा है, so in my examples I took the book value as 400 and discounted cash flow का sum I shows as a 380. इसका मतलब 380 से ज्यादा है, so now we have to do the asset का write down करना पड़ेगा। बोल रहा है when the book value is greater then the discounted, this is discounted cash flow, the asset is called the impairment, impaired asset, यानी उस पे एसेट घट गया। अब जो उसकी एंट्री होगी इम्पेयरमेंट अकाउंट डेबिट टू एसेट। उसके बाद बोल रहा है देयर आर मेनी रीजन फॉर द इम्पेयरमेंट, जिसमें हम बातें करते हैं सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द मार्केट इन द एसेट में, अगर वो मार्केट में अब एसेट नहीं चल रहा है, देयर इज अ चेंज इन द मैनर इन विच द बिजनेस एसेट इज यूज्ड, जिस पर्पस के लिए आपने एसेट लिया था वो पर्पस ही अब नहीं काम होता है, वो पर्पस सब नहीं होता, देन देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द बिजनेस क्लाइमेट और लीगल इश्यूज। अब वो वीसीआर वीसीपी नहीं चलता तो अब उसके एसेट बेकार हो जाएंगे, और समटाइम क्या होता है एक्युमुलेशन ऑफ द कॉस्ट सिग्निफिकेंटली ओवर द एक्सपेक्टेड कॉस्ट, ठीक है। बहुत सारा टाइम में क्या होता है, बहुत सारा कॉस्ट एक जगह पे डालते डालते एक्युमुलेशन ज्यादा हो जाता है, यानी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है उस एसेट का, तो आपको चेक करना पड़ता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इट्स मतलब मार्केट के फेयर वैल्यू से ज्यादा मेरा कॉस्टिंग उस पे आ रहा है, और फिर बाद में आपको लगता है अगर कोई सिचुएशन मार्केट में लगता है इट्स गोइंग टू बी द लॉस फॉर द एसेट या बिजनेस, तो फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। साथ में बोल रहा है कि रिस्टोरेशन जो होता है इज नॉट अलाउड, वेयर अंडर यूएस गैप दिस इज नॉट अलाउड, बट आईएफआरएस बोलता है कि इट्स ओके इफ यू हैव डन द इम्पेयरमेंट यू कैन डू द रीइंस्टेट, you can do the reinstate. Now the question comes how you will impair, how you will decide the impairment. Long life asset or limited life assets, the IFRS has only one step approach, that what I have told you, no recoverability test, which is also ITES, so IFRS only tests the impairment test, that is called the fair value test. Directly go for the fair value test. Now comes recoverability test. Recovery if the carrying value, so in my question I have taken 400 is greater than sum of the discounted, it means 380, तो 380 से ज्यादा है then it is impaired, I will go for the fair value test. So fair value test बोलता है कि fair value test का मतलब क्या होता है, कैरिंग वैल्यू माइनस फेयर वैल्यू करोगे तो हमारा इम्पेयरमेंट का वैल्यू निकल जाएगा। तो मैंने फेयर वैल्यू 50 लिया था, कैरिंग वैल्यू 400 लिया था, तो माई इम्पेयरमेंट वाज 50, दैट व्हाट आई हैव टेकन। अब एक छोटा सा बात आता है कि गुडविल में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, और बाकी अगर इंटेंजिबल एसेट है देन हाउ यू विल डू द इम्पेयरमेंट। बोल रहा है इट इज द ओनली द फेयर वैल्यू टेस्ट, इट हैज ओनली द फेयर वैल्यू टेस्ट, यानी व्हेन इट कम्स टू द इंटेंजिबल में आप रिकवरेबिलिटी टेस्ट नहीं करेंगे, यानी नो रिकवरेबिलिटी टेस्ट विल रिक्वायर्ड, ठीक है। इनडेफिनेट लाइफ और एसेट टू बी चेक फॉर द इम्पेयरमेंट एवरी ईयर, हर साल में आपको इम्पेयरमेंट चेक करना पड़ेगा ईयर एंड क्लोजिंग पे। अब बात आता है कि अगर वो इनडेफिनेट लाइफ का इंटेंजिबल एसेट है और वो गुडविल है, इसका मतलब गुडविल को हम टेस्ट करेंगे दो मेथड से। गुडविल वी गो फॉर द रिकवरेबिलिटी एज वेल एज द फेयर वैल्यू टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि हमारे पास दिया हुआ है जी कि कैरिंग वैल्यू 200 का दिया हुआ है, उसके बाद सम ऑफ ये जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो है वो 220 का दिया हुआ है, इसका मतलब कि हम इम्पेयरमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। तो पहले बोल दिया है कि अगर ये 220 ज्यादा है, 220 ज्यादा है कैरिंग वैल्यू से, तो हम इम्पेयरमेंट नहीं करेंगे, यानी इम्पेयरमेंट इज गोइंग टू बी द 0। बट अगर ये और साथ में फेयर वैल्यू दिया हुआ है 180, फेयर वैल्यू कितना दिया हुआ है 180,
ठीक है, तो हम इसमें नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो फॉर द सेकेंड लेवल टेस्ट, बिकॉज पहला टेस्ट में क्या हो गया है, इम्पेयरमेंट रिकवरेबिलिटी टेस्ट ही हैज नॉट क्वालिफाई बिकॉज ही उसका मार्क्स ज्यादा है, सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो 220 है, जबकि उसकी कैश वैल्यू सिर्फ 200 है। इसका मतलब ये है कि हमारे को वी विल नॉट गो फॉर द इम्पेयरमेंट टेस्ट, यानी सेकेंड फेयर लेवल टेस्ट नहीं जाएंगे। ठीक है, अब बात आता है कि आ जाइए, बोलता है कि गुडविल का केस है तो क्या करेंगे, बोला गुडविल का भी केस है, वी विल नॉट गो फॉर इट बिकॉज गुडविल रिक्वायर्ड एक्चुअली टू थिंग्स, फर्स्ट रिकवरेबिलिटी टेस्ट, सेकंड दी फेयर वैल्यू टेस्ट। बट अगर वो पेटेंट है तो क्या करूंगा, तो पेटेंट वी विल चेक, पेटेंट वी विल गो फॉर द फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू में क्या हो गया, 200 माइनस 180। ठीक है, तो यहां पे बोल दिया अगर कोई अदर देन गुडविल है देन माय इम्पेयरमेंट वैल्यू विल बी 20। अगर अदर देन गुडविल है यानी पेटेंट है तो मेरा क्या आएगा जी, मेरा इम्पेयरमेंट विल बी 20। दिस इज द ओनली थिंग्स। आपको थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे इसलिए होगा, रीजन ये है कि इफ यू डोंट रिमेम्बर दिस टू टर्म्स तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, अब बात एकदम आसान से लफ्जों में बोल दिया कि अगर कोई एसेट्स है, अगर कोई टाइप्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बातें कर रहा है, टाइप ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, बोला है लिमिटेड लाइफ है, इनडिफिनिट लाइफ है। पहले बोला लिमिटेड लाइफ है तो कैपिटलाइज कर लो। ठीक है, अगर ये परचेज करके लाए हो मींस यू हैव नॉट डेवलप्ड इंटरनली, यू गॉट इट फ्रॉम द मार्केट। अगर इनडिफिनिट लाइफ है, लाइक इसका भी अगर इफ यू हैव परचेज इट फ्रॉम द मार्केट यू हैव टू कैपिटलाइज इट। अगर आपने इंटरनली बनाया है तो यू हैव टू एक्सपेंस इट, दैट व्हाट आई हैव रिटन इन द कंपैरिजंस एज वेल। अब यहाँ पे बोलता है कि अगर वो लिमिटेड लाइफ है तो फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ यहाँ जो अमोर्टाइजेशन होता है, ये अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है, इट इज वेरी सिमिलर टू द डेप्रिशिएशन। अमोर्टाइजेशन इज वेरी सिमिलर टू द डेप्रिशिएशन। तो उसको क्या करते हैं, जो लीगल लाइफ है या उसकी जो फुल वर्किंग लाइफ है, दोनों में से जो शॉर्टर पीरियड होता है उससे लेके उसको हम अमोर्टाइज कर देते हैं। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। नाउ जब गुडविल की बात आती है तो गुडविल इज एक्चुअली नॉट अमोर्टाइज, इट इज बीइंग इम्पेयर्ड। तो जब हम इम्पेयर्ड करेंगे तो इसमें हम दोनों चीज निकालेंगे, रिकवरेबिलिटी टेस्ट भी करेंगे और साथ में फेयर वैल्यू टेस्ट भी करेंगे। ठीक है, अगर अदर देन गुडविल है देन वी विल ओनली गो फॉर द फेयर वैल्यू टेस्ट। दैट इज द ओनली थिंग वी शुड नो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो एग्जांपल्स थे, यहाँ पे अब मैं बोलूंगा कि प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट में आप क्या करोगे। प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट के केस में क्या, कैसे आप, हाउ यू विल डू द इम्पेयरमेंट। तो आप बोलोगे इफ यू आर फॉलोइंग द गैप यू हैव टू डू गो वे टू वे, if you are following the IFRS you have to go for one way. That is the only thing. When it comes to the other than plant property, plants and equipments, तो हमने क्या बोलना है कि अगर ये intangible है, intangible में अगर goodwill है तो goodwill will only go for the two way test. Other than goodwill है यानी patent copyright है तो it's a one way test. This is the only things we should know with regard to the impairment. ठीक है, तो इम्पेयरमेंट में जो है बहुत ज्यादा ट्रिकी सवाल नहीं होते हैं, इट्स लाइक नॉर्मल क्वेश्चंस आर देयर, बट स्टिल आप एक बार पढ़ लोगे तो इट इज गोइंग टू बी द यूजफुल। भाई गुडविल में सिर्फ रिकवरेबिलिटी टेस्ट या दोनों दोनों करना। अच्छा, गुडविल रिकवरेबिलिटी एसेट इम्पेयरमेंट देखो कैसे है। ठीक है, तो ये दो चीजें थी, इसको मैं आपको एक छोटा सा स्लाइड्स बना के शेयर कर दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा
एक बार रीड कर लीजिएगा तो बेहतर है। और 2-3 सवाल हमने दिए थे भाई, उसको कर लो भाई, 5-6 सवाल है अभी तक, सिर्फ 6 या 7 हमने वो दिया है, मॉक दिया है। प्लीज डू इट। 10-10